तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की जंग लगातार तेज होती जा रही है और डिबेट में जाने से पहले, ब्रेक में जाने से पहले तमाम सारे सवाल उठे थे, लेकिन इस बीच मैं फखरुल हसन जी के पास आऊंगा। फखरुल हसन जी, राजनीतिक शुचिता की भी बात हुई, सबका साथ सबका विकास की भी बात हुई, लोकतंत्र की भी बात हुई, जनतंत्र की भी बात हुई, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच जब हम राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, जब हम गठबंधन को लेकर के सुशील जी ने सवाल उठाया, किस तरीके से आप लोग अपनों को भी रोक नहीं पा रहे और दूसरे पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। किस तरीके से देखिए, केशव देव मौर्य जी ने नाराजगी जाहिर की, उन्होंने कहा अखिलेश यादव तो बात ही नहीं करते हैं। देखिए, आप हाँ, समाजवादी पार्टी गठबंधन पे तो बात हो गई, मैंने सुना भी। हाँ। क्या किसी ने जो है निषाद पार्टी पे कोई बात की? क्या अपना दल पे कोई बात हुई जी? उनका प्रतिनिधित्व कहाँ है? ये जो 8 हम तो महान दल पे बात कर रहे हैं। कितनी महान बात हम कर रहे हैं। देखिए, आप महान दल का जवाब दीजिए, है ना? अपनी बातें बताइए। हाँ, नहीं ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ सवाल, मैं होस्ट करा रहा हूँ, मैं फखरुल जी से। तमाम सारे आरोप लगे, उनका बात नहीं करते थे। वो 8 सीटें मांगी थी, 2 सीटें मिली। हाँ। देखिए गठबंधन, जब गठबंधन होता है, कहीं कोई मतभेद हैं, हम समझते हैं वो बैठ के हम सुलझा लेंगे। वो आज नाराज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हम समाजवादी पार्टी से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। आज वो नाराज हैं, आज उन्होंने कुछ कड़वी बातें भी जरूर कही हैं, लेकिन हम ये इस बात पे पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हम उनके साथ बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी से भी पूछिए कि जो उनके साथ के, उनके गठबंधन के साथी हैं, उनमें से किसको आपने एमएलसी बना दिया है। आप अपने लोगों को तो छोड़िए कि आपने किसको मंत्री बनाया नहीं बनाया, आपके गठबंधन के साथी हैं, वो क्यों नाराज है? हमारे तो एक साथी ने खुल के कैमरे पे बोल दिया है, आपके साथी भी इंतजार कीजिए घंटे 2 घंटे के, उनका भी रिएक्शन आने ही वाला होगा। जी, लेकिन एक सवाल, अभी भी कुछ गुंजाइश लग रही है क्या कि केशव देव मौर्य जी को आप लोग मनाने में कामयाब रहेंगे? क्योंकि उन्होंने, जब मेरी उनसे खुद बात हुई, उन्होंने कहा कि वो बात ही नहीं करते हैं अखिलेश यादव। तो देखिए, जब कुछ किसी मैंने सुना था। हाँ। जब आप उनसे बात कर रहे थे, मैंने देखा भी था। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब कोई नाराज होता है तो वो कड़वी बातें ही करता है। अच्छा, आज वो नाराज हैं, लेकिन हम समाजवादी पार्टी का गठबंधन मजबूत है, हम उनसे बात करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। जी, अच्छा नीरज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। नीरज जी, एक सवाल जैसा कि गठबंधन के जब धर्म को लेकर के बात उठी तो सवाल के बदले मुझसे सवाल कर लिया गया, लेकिन मैं चाहूंगा कि गठबंधन का धर्म तो सभी राजनीतिक दलों के लिए उतना ही फॉलो होना चाहिए, जैसा कि एक सवाल पूछा है। तो मैं जरा आपसे इस पर टिप्पणी चाहूंगा, बीजेपी को लेकर भी जिन्होंने सवाल किया है। सर, मैं आपसे बस इतना ये कहना चाहूँगा बहुत विनम्रता के साथ, भाई सुशील दुबे जी ने जो सबसे पहले बात कही थी कि महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, 100% सारे राजनीतिक दलों में न भाजपा अछूती है, न सपा अछूती है, और कोई दल जहाँ पर ये राजनीतिक चीरहरण ना हो रहा हो। और बड़ा, चूंकि हम लखनऊ विश्वविद्यालय में एक शिक्षक रहे, शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो मुझको बड़ा ताज्जुब होता है जब राजनीतिज्ञों के मुंह से शुचिता ऐसा प्रश्न आता है। कहा कि राजनीतिक शुचिता, राजनीतिक जब तक प्रदूषित नहीं है तो शुचिता कहाँ आएगी भाई? तो ये जान लीजिए, तो सब मखौल है। आपने अपने हिसाब से अपने लोगों को, 7 लोगों को टिकट दे दिया। जाहिर सी बात है आपके जो गठबंधन के लोग हैं वो आपसे भी नाराज होंगे। लेकिन मैं अपने बहुत छोटे भाई फखरुल भाई से एक चीज़ कहूँगा कि फखरुल साहब, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए, आपके पास तो निगम भी नहीं है इस वक्त, आपके पास तो कोई और भी नहीं है जहाँ किसी को आप बिठा पाए, लेकिन अवनीश जी के पास जो है तमाम निगम है, तमाम आयोग है। अगर एक एक मेंबर बनाएंगे तो राज्य मंत्री का दर्जा पा जाएगा, लेकिन तो संगठन सेट लेंगे। आप बात करके उसको किस आधार पर अपने पास रोक पाएंगे? और एक चीज को आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा, हम और माननीय मनोज कुमार पांडे जी, प्रोफेसर मनोज कुमार पांडे और विजय बंधु, हम लोग कई बार वी ट्राई टू मीट विद अखिलेश यादव रिगार्डिंग ओल्ड पेंशन, कई बार प्रयास किया। ये बात तो सही कह रहे हैं जो केशव देव मौर्य की बात है, हालांकि उसको हमने भी देखा नहीं, आप लोगों के द्वारा हमने जाना। अखिलेश जी समय तो नहीं देते हैं जी, और ये बात भी सही है दूसरी तरफ कि वर्तमान में युवाओं का एक बहुत बड़ा बल
अखिलेश के नेतृत्व में है। अखिलेश ने बहुत बड़ी विजय पाई है इस मामले में, भले ही चुनाव हार गए, लेकिन अखिलेश जी समय नहीं देते। ये चलिए इस सवाल का जवाब मैं लूंगा, लेकिन मैं जरा जिस तरीके से सुशील जी इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, मैं दे देता हूं। नहीं राजा जी दे देता हूं। अच्छा चलिए दीजिए, और ये इस सवाल का तो जवाब दीजिए, एक सवाल का और भी जवाब दीजिए। और आजम खान के प्यारों ने भी ये वाली बात कही थी, उनको बदबू आती, वो आते नहीं कभी मिलने के लिए, तो ये बात एक बार नहीं कई बार उठ चुकी है, इसलिए सवाल का जल्दी से जी। देखिए जहां तक डॉक्टर साहब ने पुरानी ओल्ड पेंशन की बात की और ये कहा कि मिलने के लिए समय नहीं मिलता है, डॉक्टर साहब जो है हमारे आदरणीय भी, हमारे शिक्षक भी रहे, मुझे पढ़ाया भी है उन्होंने, इसलिए मैं बहुत सम्मान करता हूं। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपने मुझसे कभी नहीं कहा कि आपको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना है। देश बंधु जी से मेरी कई बार वार्ता हुई पुरानी पेंशन जी को लेके, और उनसे मेरे घर पे भी बात हुई। उन्हीं ने भी मुझसे कभी नहीं कहा कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना है। हाँ, पुरानी पेंशन, क्योंकि मैं खुद क्रिश्चियन कॉलेज में लेक्चरर हूं, पुरानी पेंशन मेरा भी मुद्दा है, इसलिए हम लोगों ने उस मुद्दे को जरूर उठाया था और मैंने अपनी भी बात उनसे कही थी। चलिए आज मौका अच्छा है, आज आप अपनी बात रख दीजिए और पहुंचा दीजिए जी। मुझको कुछ सेकंड दे दीजिए भाई फखरुल हसन चांद जी, आप एक बात जान लीजिए, जब आपकी सरकार थी और जब भाजपा की सरकार रही है, वर्तमान की सरकार में भी जो डिप्टी सीएम है माननीय ब्रजेश पाठक जी, वो मेरे जूनियर है। जब मैं छात्र संघ महामंत्री था, मेरे लॉ रिप्रेजेंटेटिव थे और मेरे बाद वो अध्यक्ष हुए। और आपकी जब सरकार थी तो आपकी सरकार के भी दर्जनों मंत्री मेरे बहुत जूनियर हैं, जिनको मैंने अध्यक्ष बनाया, 11 अध्यक्ष मैंने बनाया है। और आपको मालूम है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मुझको प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड यूथ लीडरशिप के लिए सम्मानित किया। अब हम आपके द्वारा अगर अखिलेश के पास जाएंगे तो मेरे लिए डूब मर बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने। चलिए, वो तो उन्होंने एक माध्यम बताया कि वो एक माध्यम भी हो सकते हैं, अगर आपकी डायरेक्ट बात नहीं, छोटे भाई हैं जी। चलिए, लेकिन ठीक है, मैं अब अवनीश जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। अवनीश जी, कुल मिलाकर के सवाल लगातार यही उठ रहे हैं कि आपने, बीजेपी ने जो 9 प्रत्याशियों की सूची जारी की, सभी 7 मंत्रियों को एमएलसी का टिकट दिया है और उन लोगों को मौका दिया है, इससे जो आपने जो काम किया है उन लोगों की अनदेखी की गई है, उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा। उन्हें एक उम्मीद थी। नहीं, हमारे यहाँ एक महानगर अध्यक्ष स्तर का कार्यकर्ता भी जी, मुकेश जी मुकेश वो बहुत तो ये कहना तो गलत, काम करने वाले को कोई रोक नहीं है। और मैं जरा अभी जो डॉक्टर साहब ने बात करी कि मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि वो ये बड़ा सवाल कहा कि मैं मिलने के लिए किसी का सहारा दूं, वो महान दल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने तो बड़ी बात की, उसको जरा देखिए। उन्होंने कहा है कि उनके जो सुरक्षाकर्मी है वो पैसे लेते हैं जब मिलवाते, तो ये मिलने मिलाने की बातें उस पार्टी में जरूर रहती होंगी। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं रहता, हमारे यहाँ कार्यकर्ता का सम्मान हुआ है, कार्यकर्ता सर्वोपरि है। देवतुल्य कार्यकर्ताओं की वजह से ही भाजपा आज सत्ता की में काबिज है और जीत की ओर निरंतर बढ़ रही है। और जहां तक आप देखो, हमारा कोई गठबंधन का साथी, कोई सहयोगी दल, कोई नाराज नहीं, सब संतुष्ट है। जिसको जो चाहिए था, मंत्री भी हैं, दोनों दलों के मंत्री भी लोग हैं हमारे पास, दोनों के कोई असंतोष, ना कोई मतभेद है, ना कोई मनभेद। अच्छा, वो शायद मनभेद इसलिए भी नहीं है सुशील जी, क्योंकि जैसा कि अभी नीरज जी ने भी कहा कि अगर वो एक भी निगम अगर देना चाहेगी तो बीजेपी के पास देने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है, खुश करने के लिए बहुत कुछ है। क्यों सुशील जी? जी बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब को मैं जरा आगे बढ़ा रहा हूँ। आपके पास खुश करने के लिए बहुत सारे माध्यम है। मेरी वाला आलोक जी, कि वो जो सामने वाले जो है, जो आरोप लगा रहे हैं, जरूरी थोड़ी होता है, वो जो एक आजम खान जो कोप भवन में जाके लेट गए, उनको मनाने के लिए राष्ट्रसभा भी दे दी, उनको मनाने के लिए विधान परिषद भी दे दी, और बेचारे सहयोगी दल कुल मिलाकर बीजेपी के पास खुश करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सहयोगी दलों में जो असंतोष हो रहा है तो स्वाभाविक की बात है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सबका मुद्दा ये नहीं, मुद्दा अगर असंतोष है तो मिल बैठ के भी बात की जा सकती है। यही सवाल मैंने केशव देव मौर्य से भी किया। ओम प्रकाश राजभर जी को क्यों छोड़ के गए थे? जी चलिए, फिर ओम प्रकाश राजभर का मुद्दा नहीं, अभी यहाँ पर हम इस पर फोकस कर रहे हैं, जिस पर फिर सबकी नाराजगी आ जाएगी, फिर कौन गठबंधन का साथी बना, कौन गठबंधन का किस तरीके से टूटा। फिर मेरा मुद्दा ये नहीं है। कुल मिलाकर के जब हम एक जिम्मेदार जगह पर बैठे हैं, बात हम वो करें जो जनता के हित की हो, सीधी सी बात है। कुल मिलाकर के सुशील जी, मेरे सवाल का कुल मिलाकर के जवाब, जिस तरीके से लगातार जब सबको एक संदेशा एक देने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से, देखिए ये अब जो हमारे सम्मानित प्रवक्ता लोग बैठे हैं, अवनीश जी बड़े शानदार पत्रकार रहे हैं, आज भी प्रवक्ता शानदार हैं, फखरुल जी हैं, इनको उतना ही बोलना है। ये ऊपर एक कदम इतना इंच भर ऊपर, सर सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस है, हमारी नहीं है नीरज जी, हमारी नहीं है।
इनके सवाल का जवाब शब्दों की मर्यादा हमें भी रखनी है, हमें भी भाषा का हमें ये बताइए हमें आलोक जी, मैं आपके माध्यम से भारत समाचार ऐसे प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं, इतना लालच क्यों? अगर आप मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं, आप क्या मोदी जी और योगी जी के नाम पे बुलडोजर में जीत रहे हैं, तो जाति के इतने समीकरण क्यों बिठा रहे हैं आप उनको जो आपके 25-30 साल पुराने साथी जो रेडियां रगड़ रहे हैं, पूछिए कितनों के धड़कनें बड़ी होंगी, कितने लोग। देखिए मैंने ये सवाल किया तो मुकेश जी का मुझे उदाहरण दिया गया। एक मुकेश जी तो अभी मुकेश जी की उम्र 40 साल भी नहीं होगी। नहीं वो ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए, क्या आवश्यक नहीं आलोक जी मैं आ रहा हूँ जरा, मैं सुशील दुबे जी के पास वर्जन ले लूंगा उनका, फिर मैं आपकी टिप्पणी लूंगा। चलिए, मेरा कहने का मतलब है मंत्री बनना, एक तो फ्री में मंत्री बन गए आप, चुनाव भी नहीं लड़े, मंत्री बन गए। मंत्री बाबा आप जिंदगी पूरी निकल जाती थी सभासद बनने में, घर बैठे आप मंत्री बन गए, बड़े नेता की उसमें आ गए लिस्ट में। आप चुनाव हार गए, आप उप मुख्यमंत्री बन गए। फिर लोकतंत्र की लाज कहां रह गई, लोकतंत्र की रक्षा कहां रह गई? फिर वो वर्कर कहां है जो वर्कर आपके लिए 50 साल से 40 साल से, ये तो हक उसका बनता है। मेरा मूल सवाल ये है, वो तो आपका सत्ता है, आपका हक है, आपकी लीडरशिप है, आप चाहो हमको बना दो, हमें नहीं बनाया, मुझे दुख विश्वास का है। ब्राह्मण के नाम पर मुझे बना देते, जैन के नाम पर नीरज जी को बना देते, तो मैं तो और खुश हो रहा था, आपकी जिंदाबाद कर रहा हूं। देखिए आपने अपनी बात कर ली, मेरी बात किसी ने भी नहीं करी, तो विचार हो लेंगे, मुझे छोड़ दिया। लेकिन खैर ये आपकी बात करेंगे तो डिबेट में कैसे बैठेंगे सर? आप तो हम मूल सवाल आलोक जी ये है कि लालच कितना, मूल सवाल घर बैठे मंत्री बन गए। भाजपा कार्यकर्ता को सम्मान देती रही है। इसमें भाजपा कार्यकर्ता नहीं है अवनीश जी, इसमें कई ऐसे हैं जो बिल्कुल भाजपा कार्यकर्ता। मोदी जी हो, हर आदमी जमीन से उठ के चला है। ये परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये कुंबेवादी व्यवस्था। हमारे छोटे भाई दयालु भाई कितने बड़े कार्यकर्ता है बीजेपी के। कार्यकर्ता आगे बढ़ता है, सभी का समायोजन होता रहा है, होता रहेगा। वो धन पशु और धन बल वाले जो हैं उनको अगर हम कार्यकर्ता कहें, क्या इसमें क्या अवनीश जी इसमें सारे कार्यकर्ता ही हैं बीजेपी के? क्या ओरिजिनल कार्यकर्ता है सब बीजेपी के अवनीश जी? देखिए हर आदमी मुकेश नहीं होता। क्या सारे मुकेश जी को छोड़ के एक दो को आपके यहाँ हज कमेटी है कि नहीं है? राजमंत्री दर्जा उसमें है कि नहीं है? हमारे संस्कार में आए हैं। आपने दो कार्यकर्ताओं को हक मारा है, एक कार्यकर्ता वो जो चुनाव जीत सकता था। चलिए, लेकिन समझने वाली सीधी सी बात यह है कि कम शब्दों में अगर मैं अवनीश जी कहूं कि आपके जो कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं उनको आप विधान परिषद ना भेज करके कहीं और भी एडजस्ट कर सकते थे, अगर आपको काम का रिवॉर्ड देना ही है। सीधी सी बात है। लेकिन आने और जाने के इन और आउट के क्रम में अगर मैं बात करूं, डॉक्टर नीरज जैन जी बीजेपी की बात करें, देखिए विधान परिषद पहुंचाया एक केशव को, और समाजवादी पार्टी से एक केशव देखिए किस तरीके से नाराज आ गए। दोनों केशव और दोनों के से एक जुड़ा, एक को उच्च पद मिला, दूसरे नाराजगी साफ तौर पर सामने आई। किसी के पर्स में रुपए है, किसी की जेब खाली है, सीधा सीधा ये हिसाब है। और जब 4 लोग ही इनको देने हैं तो समाजवादी पार्टी ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया कि जिनको 4 को चुना, भले ही वो उन्होंने कोई भी कल्चर एडप्ट किया हो, और भाजपा ने जिन 9 को चुना उन्होंने भी अपने कल्चर को चुना। लेकिन अवनीश जी एक चीज याद रखिएगा, आपने जो 7 या 9 नाम भेजे हैं, इसमें 2-3 को हम पर्सनली जानते हैं जो कि कभी भाजपा के कार्यकर्ता नहीं रहे, वो सहयोग, आर्थिक सहयोग और सामाजिक सहयोग करते रहे हैं। तो देखिए मैंने वैसे ही कहा ना कि वो राजनीतिक शुचिता राजनीतिक दलों का काम ही नहीं है। राजनीतिक शुचिता होती तो धर्म आता ही नहीं, राजनीतिक शुचिता आती तो जाति आती ही नहीं। और अगर इतने पॉपुलरिटी आपकी होती तो कोई भी प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में आपका हारता नहीं। डॉक्टर साहब आप हमारे बहुत आदरणीय हैं। मैं एक बताऊं कि पिछले सालों में जो राजनीति की दिशा को बदल दिया गया, जो राजनीति की धारा को बदल दिया गया आजादी के बाद, उसमें बहुत सारी चीजें बदली हैं। जो आपकी भावनाएं हैं मैं उनका बहुत सम्मान कर रहा हूँ और मैं उसके पक्ष का हूँ, पर धाराएं जिस तरह से ले जाएंगी, आप देखें ना कि पिछले चुनाव में एक वर्ग विशेष ने किस तरह से एक इत्तेहादी वोट करी है। ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है।
अगर आजादी के बाद से धारा अच्छी चलती रहती, जाति और धर्म को किनारे करके रखा होता, तो ये सारी स्थिति आज ना हो। सर अगर किनारे किया है तो एक नया आयाम कौन सा किसने विकसित कर दिया? बड़ी बात ये है, बदलाव की तैयार भी होनी चाहिए ना। अगर चीजें हटी है तो ट्रैक पर लाने की जिम्मेदारी भी किसकी है? सबका भरोसा काम शुरू करा है, और जिस तरह से वो जीत रहे हैं जी, ये जीत रहे हैं, कोई छोटे बहुमत से नहीं जीत रही है सरकार, बड़े बहुमत से जीत रही है। सबका विकास किया है तो सबका विश्वास जीता है, और सबका प्रयास भी अब साथ में हमने लेना शुरू कर दिया, सबका सहयोग भी साथ ले रहे हैं। तो हम उस धारा को बदल दिया है, सेवा ही संगठन हमारा मूल मंत्र है, सबका सहयोग हमें लेना है, और आपकी बातें बिल्कुल अलग अलग हैं, मदद करना ये हमारा क्या कह रहे हैं परम बिल्कुल अलग उद्देश्य अलग है। जी फकरुल जी अपनी बात रखिए। सवाल ये कि जब आज नामांकन के बाद में अखिलेश यादव को सुन रहा था, फकरुल जी उन्होंने साफ तौर पर कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत सारा अनुभव है, उनके पास कई दलों का, कई बड़े दलों का अनुभव है, और इससे सीधा सीधा जाहिर है कि टारगेट अब 2024 है और अभी से इसी को लेकर के रणनीति बननी शुरू हो गई। कहीं उस राजनीतिक का लाभ भी लेना है स्वामी प्रसाद मौर्य से। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी निसंदेह बड़े नेता हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष रहे, चुनाव में हार गए, ये अलग विषय है जी जी। लेकिन वो बड़े नेता हैं, उनको उनका देश और प्रदेश में सम्मान है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उनके पास अनुभव है, दोनों सदनों का अनुभव है, इसलिए उनको आगे आके समाजवादी पार्टी विधान परिषद में उनका आवाज को बुलंद करेंगे। जो जनता के मुद्दे हैं हम समझते हैं उनको पुरजोर तरीके से उठाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी का सदन में जाना जरूरी था, और वो सदन गए, वो अपनी बात करेंगे। उनके अनुभव का लाभ समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। जी शिवपाल जी के अनुभव का लाभ भी लेते रहते तो बहुत अच्छा होता। अब आप लोग भी तो डोरे डाल रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा आप लोग लोग कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है छोड़ दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी भी उनका भी अनुभव लेते रहिए, वो भी बहुत अनुभव, वो भी, अरे नीतीश कुमार जी का भी अनुभव ले लीजिए, जाति जनगणना वो कराना चाह रहे हैं, उनके अनुभव का भी लाभ लीजिए, उनकी भी तो बात सुन लीजिए। अपनी पार्टी की बात आप नहीं करते हैं, वरुण गांधी पे चुप हो जाते हैं, नीतीश कुमार जी पे चुप हो जाते हैं, दूसरे की पार्टी में, दूसरे के घर में, दूसरे के बाथरूम में क्या हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को बंद करना चाहिए। जो शिवपाल जी नाराज हैं उनकी चिंता कीजिए, और आजम खान साहब को मनाए रखें। नहीं, आप वरुण गांधी की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी की इतना चिंतित क्यों हैं? नहीं, हम चिंतित नहीं, चिंता नहीं, तो बेफिक्र है, हम बेफिक्र हैं। हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? कीजिए, आपको आप वरुण गांधी की चिंता कीजिए, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, हमारे गठबंधन के दोस्त जो आपकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, जो आपके राशन वापसी पे सवाल उठा रहे हैं, आपको उनसे बात करनी चाहिए ना। नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं, उनसे बात करनी चाहिए। वो क्यों जाति जनगणना की बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी दूसरे। अच्छा, कौन किसकी बात कर रहा है भाई? एमएलसी चुनाव को लेकर के हम लोग फोकस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी अविनाश जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए जल्दी से। अवनीश जी आपने तमाम सारे सवालों का जवाब दिया, और एक सवाल अगर इसका जवाब नहीं दे पाए तो मेरी आज की ये कुरुक्षेत्र की जो डिबेट है ना, जो बड़े पैनल के साथ बुलाई, जिसमें बड़े अच्छे लोगों ने अपनी बात रखी है, अधूरे रहेगा। अभी जो 6 नाम जो मनोनीत होने हैं उनको लेकर लोगों में बड़ा कौतूहल है, तो जरा वो कौन से नाम होंगे जरा आने वाले समय में जरा ये भी बता दीजिए, क्योंकि जब आप ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। जल्दी से ये जो आपने मंत्र बोला ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही मंत्र काम करेगा, इसी आधार पर सब जी। सुशील जी, कुल मिलाकर के अभी 6 नामों को लेकर के अभी लोगों में बड़ा चल रहा है कि वो कौन से नाम होंगे। हो सकता है कि जो रूठे हो उस तरफ से वो इस तरफ आ जाए। बहुत सही कह रहे हैं, जो रूठे हो इस तरफ आ जाए, क्या दिक्कत है? जो और कहीं से रूठे हैं वो इस तरफ आ जाए। तो यहाँ तो इस तरफ तो आप देखिए, उन 6 नाम में ज्यादातर नाम वही होंगे जो संतुष्ट कर, मतलब कि आप संतुष्ट हो जाओ बस। वही, हमें लगता नहीं कि कोई वो नाम होंगे जो देखिएगा। सुनिए, लेकिन सुशील आ रहा हूं सर। सुशील जी, आपने कहा रूठे हुए तो आ जाएंगे, लेकिन रूठे हुए को मना लेंगे, लेकिन अपने भाई रूठ जाएं, अपने जाएं कहाँ? कांग्रेस 0 है, खर्च हो चुकी है, बीएसपी पास कुछ है नहीं, अखिलेश जी एंगल एक ही लिए हुए हैं, रामपुर। अब सानू खान कौन है? कितना बड़ा समाजवादी लीडर है, तो वो तो जाएंगे कहाँ ये? इसलिए अवनीश जी के पास जो रहेगा और रहेगा, लेकिन बाहर से वाले नीरज जी आ जाएं। मेरी तो दुआएं हैं कि नीरज जी को अवनीश जी अगर कर दे तो मैं समझता हूं कि बड़ा लखनऊ के ऊपर बड़ी कृपा। तो यानी कि अवनीश जी ब्राह्मण के नाम पे हम भी हैं, ब्राह्मण के नाम पे अवनीश जी हम भी हैं। होगा
उसमें ये लाइन काम करेगी, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। आपके साथ मेरी शुभकामनाएं, जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुझे शुरू से शुभकामनाएं। मैं 6 नामों के लिए अभी सिद्धू, उनका मैं सम्मान करता रहा हूँ जी। डॉक्टर नीरज जैन जी, डॉक्टर नीरज जैन जी, कुल मिलाकर के जब अपनों की नाराजगी हो सकती है, लेकिन जो अन्य दलों से आ सकते हैं, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का क्या जिन्हें बहुत सारी उम्मीदें होंगी कि उन्होंने काम किया है इतने सालों से, कहीं ना कहीं वो अब कहीं ना कहीं क्या करें, उनके लिए क्या ऑप्शन है? मैं जरा नीरज जी से सवाल का जवाब ले लूं, क्योंकि उनकी दूरदर्शिता ज्यादा है। देखिए ऐसा है, ये आप तो हमेशा से जानते हैं, हम लोग जब छात्र थे, छात्र राजनीति में, तो कहते थे ना, लोगों से कहते राजनीतिक दल क्या करते हैं, हमारे कंधे पर बंदूक रख के, नौजवानों के कंधों पर बंदूक रख के सत्ता में आते हैं। और ये राजनीतिक संगठन की एक विरासत है कि कार्यकर्ताओं को मोहरा बना के वो आगे आते हैं। तो ये तो बाकी कहना कि कौन कैसा रहेगा, सब अपनी जगह है। 6 जो नाम आने चाहिए वो 6 डिफरेंट फील्ड के अगर आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर वो जैसे रूठे को मनाना, ये तो सब बेकार, हमारी समझ में नहीं आता। जहाँ तक सत्तारूढ़ दल है वो किसी रूठे को मनाएगी इसलिए नहीं कि भैया ऐसा है, चित भी मेरी पट भी मेरी और भैया मेरे बाप की, तुम जाओ, मेरे पास इतने आयोग हैं, जितने मेरे रूठे, मैं किसी न किसी तरह से उनको संतुष्ट कर लूंगा। चिंता होनी चाहिए विपक्षियों को, वो कैसे उनको अपने पास बचा के रखेंगे। 6 सीटें जो आएंगी वो अलग अलग समाज के, अलग अलग सेक्टर के, अलग अलग फील्ड के, कोई काबिलियत का होगा, कोई संस्कृति का होगा, संगीत का होगा, नृत्य का होगा, खेल का होगा, ये उनकी है। अब ये देखना है क्या वो 6 भी इसी तरह से आते हैं, किसने कितना मोटा बटुआ दिया। चलिए एक फाइनल कमेंट फखरुल जी, कुल मिलाकर के विपक्ष ने फिलहाल जो नाम सामने आए हैं 4 नामों, अब 2024 के लिए पूरी तरीके से अब एक ट्रेंड फिक्स कर दिया, पूरी तरीके से उसी पर अब चलना है, कहीं ना कहीं बहुत इधर उधर नहीं भागना है ज्यादा। नहीं, समाजवादी पार्टी अपनी नीतियां जो हमारी हैं हम उन्हीं पे काम करेंगे, समाजवादी विचारधारा पे। लोहिया जी का जो बताया रास्ता है, नेताजी का बताया रास्ता है, हम उसी पे चलेंगे। जो रास्ता नेताजी ने बताया है हम उस पे आगे चलते रहेंगे। जो पैटर्न जो है आपको नजर आ रहा है पिछड़ों का, अगड़ों का, दलितों का, मैं सबको, हम समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चलेगी। जी सुशील जी, एक फाइनल कमेंट आपसे भी। अब तो समाजवादी पार्टी भी देखिए सबको साथ लेकर के चलने की बात करती है। आलोक जी, अब मेरा अलग हटके एक बात बोल ली, केवल एक बात, अब बीजेपी को और सपा को और देश की राजनीतिक नेताओं को ये सोचना चाहिए कि वो दिन अब ना आए कि 1 ग्राम का देश कतर, 1 ग्राम का देश कतर 101 टन के भारत को नीचा दिखाए। वो दिन नहीं, वो होल्ड करे, वो दिन नहीं आना चाहिए। अब राजनीति इस सोच की होनी चाहिए देश में, पार्टी कोई हो, नेता कोई हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरज जैन जी, आज की डिबेट का एक फाइनल कमेंट मैं आपसे भी चाहूंगा कि कुल मिलाकर के जिस तरीके से जब हम बात क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक समीकरण भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर सामने नजर आए। देखिए, आर्थिक और सामाजिक समीकरण कभी सामने नहीं आ पाएगा जब तक राजनीतिक लोग ये कहते रहेंगे हमने फ्री में राशन बांटा। आप यकीन मानिए, जब जब इस देश पर आपदा आई है, पूरे देशवासियों ने मिल करके, बढ़ चढ़ करके हर प्रकार से हिस्सा लिया। हर सरकार ने राशन बांटा है, सेहरा किसी ने नहीं लिया। और ये राशन जो है पूरे देश के आयकर दाताओं की वजह से बांटा जाता है। सारी राजनीति, राजनेता, मंत्री, प्रधानमंत्री जो कुछ भी पाते हैं, मौज करते हैं, चाहे खर्चा है, ये सब हम करदाताओं का है, इनके किसी के पिता की जागीर नहीं है। जी चलिए, अवनीश त्यागी जी, एक फाइनल कमेंट आज की डिबेट का कि कुल मिलाकर के क्या संदेशा देने की कोशिश की है, जो लोग रूठे हैं फिलहाल उनके लिए खास करके क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रूठने का तो हमारे यहाँ सवाल ही नहीं होता जी। अच्छा हाँ, वो तो आपने सर बताया था ना कि इतने सारे आपके निगम है, आप किसी कहीं पे भी दे सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं भूल गया था सर, मैं भूल गया था कि आपने कहा खुश करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। कार्यकर्ता को जगह दी है और प्रतिनिधित्व दिया है। क्षेत्र और जातीय सम्मान प्रतिनिधित्व का ये जो समायोजन है वो एक अलग चीज है, पर कार्यकर्ता हमारे यहाँ सर्वोपरि है और नेतृत्व ने उसका पूरा सम्मान रखा है। इसी आधार पे ये कैंडिडेटों का चयन हुआ है, आगे भी होता रहेगा। ये तो दूसरी पार्टियां हैं जो नाराज और रूठे और चलिए फिलहाल उन दूसरी पार्टियों के लिए भी एक सबक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अवनीश जी, आपका बहुत शुक्रिया। फखरुल हसन चांद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नीरज जैन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर एमएलसी चुनाव की जंग तेज होती नजर आ रही है और इस बीच क्षेत्रीय और आर्थिक समीकरण भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। नमस्कार।